खबर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर का पिलर गिरने से 18 लोगों की मौत हो गई है। सीएम योगी ने पूरे मामले की 48 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करना शुरू कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। उधर कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए सियासी उठापटक तेज हो गई है। थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है, जिसमें येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। इसी पर हम आज दिन भर चर्चा करने जा रहे हैं और इस पर चर्चा करने के लिए अमिताभ सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर। एनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। राकेश और संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जरा बीजेपी में क्या हलचल है उसको लेकर बताइए। बीजेपी की रणनीति क्या रहने जा रही है? सुशांत, बीजेपी को पूरी तरह से विश्वास है कि एक तरह बार फिर से कर्नाटक में भी गोवा दोहराएगा। पूरी तरह से भरोसे में सारे नेता। उनका कहना है कि 24 घंटे के भीतर ही कांग्रेस और जेडीएस से उन्होंने इतने विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है जितने की जरूरत है। यानी कि करीब 8 से 9 विधायक उनके कांग्रेस के संपर्क में हैं, 7 विधायक उनके जेडीएस के संपर्क में आ चुके हैं। तो बीजेपी को पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी बीजेपी कि किसी भी तरीके से सरकार बनेगी। एक बार फिर से गोवा रिपीट हो सकता है कर्नाटक में भी, और उसी तैयारी को लेकर के बीजेपी के 3 बड़े केंद्रीय मंत्री वहीं पर बैठे हुए हैं। प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा और साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल भी इस पूरे मामले पर नजर रख रहे हैं। पीयूष गोयल एक बहुत बड़े नेता, एकमात्र ऐसे नेता हैं जो बीजेपी के भी ट्रेजरर हैं और देश के भी वित्त मंत्री का प्रभार संभाल रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि जोड़ तोड़ का खेल जारी रहेगा। यही लोकतंत्र की असली हकीकत सामने आ रही है, लेकिन बीजेपी गोवा की तरह से सरकार बनाने में कामयाब होगी। ठीक है, एनके सिंह साहब मुझे एक बात बताइए। बार बार बात इसकी हो रही है कि जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है और बीजेपी के लिए जनादेश है, इसलिए बीजेपी जो है वो लोगों को जोड़ेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि जो जनादेश है उसमें मुख्यमंत्री अपनी एक सीट हार जाते हैं, उनके कैबिनेट के 16 मंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा पाते हैं। बावजूद इसके अगर उस कांग्रेस को जिसको जनता ने रिजेक्ट किया, आप उसके विधायकों के साथ सरकार बनाएंगे तो क्या जनादेश का सम्मान करेंगे? तर्कशास्त्र में एक दोष माना जाता है सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स। आपने अपने इस तर्क वाक्य में कुछ सेलेक्टिव लिया है। चूंकि मुख्यमंत्री हार गए एक जगह से, चूंकि संख्या नहीं है, पिछले बार के मुकाबले में तो भी नहीं है, तो आप इस आधार पे ये कह रहे हैं कि कौन पार्टी हारी कौन पार्टी जीती। कुल मिला के ये होता है कि हाउस में जो सरकार होती है उसको कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा जो वित्त मंत्री की बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्री भी गए हैं, खजांची अपने होते हैं, लेकिन बल्कि एक ट्वीट भी आया है जो आपने दिखाया मुझे अभी, केरला का कि गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्ट का विज्ञापन शुरू कर दिया है कि लोग यहां आए, बहुत सुविधा है यहां पे, तो रिसोर्ट गेम भी चलता है। लेकिन ये कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का रोल क्या होता है इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। राज्यपाल का रोल क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके पास नहीं, अदरवाइज सारा काम उसकी सलाह पे होता है। राष्ट्रपति की 2 भूमिका होती है। एक जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड करता है, जैसे बिल पे साइन करना, मुख्यमंत्री बनाना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड है राष्ट्रपति के लिए। और कुछ होता है जो डिस्क्रिशन होता है, वो अलग एरिया है। राष्ट्रपति गवर्नर राज्यपाल के लिए यहां पे ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है कि वो एक सरकार देगा। दूसरा, राज्यपाल जो होता है, भारत में 2 ही पद ऐसे हैं जिनके शपथ की प्रक्रिया संविधान में है, बाकी सभी के प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी कॉन्करेंट लिस्ट में है। और उसका शब्द क्या है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। सभी रक्षित, संरक्षित और परिरक्षित, ये राज्यपाल की भूमिका होती है। संविधान को वो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करता है। ऐसे में उसकी भूमिका और बढ़ जाती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है नहीं, लिहाजा डिस्क्रिशन बढ़ जाता है। इसमें कोई 2 राय नहीं है कि राज्यपाल इस समय ये देखेगा कि हम किसको बनाएं जो कि एक वायबल गवर्नमेंट दे। ये उसकी उत्तरदायित्व संवैधानिक है। यहां पे पिछले 70 साल में जिस तरह कांग्रेस सरकारों ने राज्यपाल के पद को मतलब बेजा इस्तेमाल किया, आप याद होगा केरला की गवर्नमेंट पंडित नेहरू के जमाने में इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। तब से एक सिलसिला चल रहा है और करीब 69 ऐसे मरहले हुए जिसमें कि आपने गलत तरीके से
गवर्नर के पद को मिसयूज किया और गवर्नर यूज होता रहा। इसलिए सरकारिया कमीशन के बाद से ये सिलसिला शुरू होता है कि भाई थोड़ा सा शिकंजा कसना पड़ेगा गवर्नर के इंस्टीट्यूशन पे। आपके हिसाब से जो होता आया है उसके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये मान के चलें कि गवर्नर बीजेपी को बुलाने जा रहे हैं, या हाल के दिनों में जो हमने उदाहरण देखे गोवा, मणिपुर, बस अगर आप 1 मिनट और रुक जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो सरकारी कमीशन ने लेट डाउन किया कि गवर्नर को फंक्शनल लीव न दो, मतलब कार्य रूपी स्वतंत्रता न दो। तो उसने बताया कि ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये, बहुत स्पष्ट बता दिया है। और उसको बम्बई जजमेंट ने इंडोर्स किया 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। उसके बाद MM पंछी कमीशन ने इंडोर्स किया और रामाश्रय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में भी इसको 5 मेंबर ने इंडोर्स किया। वो क्रम क्या है? पहला है कि जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, एक्चुअली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसको गलती से कहते हैं, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो है उसको आप स्पष्ट बुलाएंगे, वो आपका दायित्व है, मतलब उसको आप कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो नहीं है तो पहला जो होता है कि क्या कोई प्री पोल कोएलिशन है। अनफॉर्चुनेटली कर्नाटका में कोई प्री पोल कोएलिशन नहीं है। इसके बाद अगला क्रम आता है कि लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाएं अगर वो बहुमत जुटा सकती हो। अब आपका सवाल जिसपे नाराज हुए थे, मेरे ख्याल से एंकर को बचा लेना चाहिए, एंकर पे कोई मोटिव ना इंप्यूट करे, बड़ा वैलिड सवाल था कि वो कैसे लाएंगे ये बहुमत। इसमें इतना ही है ना, इतना ही सवाल हमारे एंकर महोदय ने पूछा कि कैसे लाएंगे। और यही राज्यपाल को भी दायित्व है कि वो पूछेंगे, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को ही बुलाएंगे, लेकिन पूछेंगे भाई बहुमत कहां से आएगा, ये वो पूछते हैं। और टेंजिबल होना चाहिए, इट शुड बी मटेरियल, इट शुड बी रेलेवेंट, ठीक, जो वो प्रोड्यूस करें। क्या उन्होंने दिया है, यही आपका सवाल था। और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब आना चाहिए कि कहां से लाएंगे। ठीक है। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी है, लेकिन इसको तब बुलाएंगे जब पहली पार्टी फेल हो जाती है। अब ये गवर्नर का डिस्क्रिप्शन है, अगर वो बुलाते हैं, फ्लोर पे टेस्ट हो जाता है और वो बहुमत देते हैं तो गवर्नर बिल्कुल वैलिड है। ठीक है। अजय जी, मुझे एक चीज समझाइए कि एक तो हम हाल के उदाहरण की बात कर रहे हैं गोवा, मणिपुर, मेघालय की, जहां पर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसको नहीं बुलाकर जो गठबंधन के पास नंबर दिख रहा था उसको राज्यपाल ने बुलाया। तो एक तो क्या वो यहां फॉलो हो सकता है, और दूसरा कि एक तरफ एक गठबंधन है जो ये कह रहा है हमारे पास 112 से ज्यादा का आंकड़ा है, दूसरी तरफ एक पार्टी है जो इसके पास 104 का आंकड़ा और वो कह रही है कि हम आपको 8 और विधायक लाकर दे देंगे। क्या राज्यपाल ये भी देखेंगे कि कहां अगर हम बीजेपी को बुलाते हैं तो इस बात की संभावना को बल देते हैं कि जोड़ तोड़ की राजनीति हो और इसको रोकने के लिए उस गठबंधन को बुलाएं जिसके पास नंबर ऑलरेडी दिख रहा है। तब ये सवाल आता है कि प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या आप कह रहे थे? अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं एनके सिंह साहब, इन्होंने भी बातों को रखा है। स्पष्ट बात है कि स्व विवेक का मतलब, विवेक शब्द ही बहुत अपने आप में नैतिक वर्ड से है, जिसको संविधान के दायरे में रखा गया है और राज्यपाल के लिए वो एक तरह से नैतिकता का एक बहुत बड़ा मापदंड है। विवेक का मतलब ये नहीं है कि आप देखते हुए अपनी आंखों के नजर में कि क्या ये 104 वाला जो प्रतिनिधि है वो किस तरह से अपना, जैसा कि आपने भी प्रश्न किया कि कहां से लाएंगे, ये भाजपा के हमारे साथी बैठे हैं जरूर बताएंगे। यदि वो 104 सीट को 113 में परिवर्तन करने की कोई जादुई ताकत उनमें है तो स्पष्ट बात है। यदि ऐसा नहीं है तो निश्चित तौर पे जो प्री पोल अलायंस तो नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्री चुनाव पूर्व नहीं हो लेकिन परिणाम पूर्व ये अलायंस जरूर है। परिणाम आ ही रहा था तब तक एक पार्टी ने जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है उसने अपना समर्थन, ठीक है, सशर्त दिया, बिशर्त दिया, वो बातें अलग है, लेकिन उन्होंने दे दिया है। तो एक वायबल अल्टरनेटिव तो दिख रहा है कि यदि इस अलायंस को गवर्नर बुलाते हैं तो निश्चित तौर पे यहां कोई वैसी अनैतिक चीजों का कुछ दोहन नहीं होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, जिसके लिए आज सशंकित है कहीं न कहीं पूरा राजनीतिक समाज। पहला बात। दूसरी बात है जो आपने अभी एक प्रश्न उठाया था कि क्या ये लॉजिकल है कि नहीं जिनको बुलाया गया, और इस पे बहुत सारे पुराने उदाहरण दिए जा रहे हैं कि किस तरह गोवा में हुआ, किस तरह मणिपुर में हुआ, अभी नागालैंड में भी 2 सीट थी जिसकी उसमें सरकार, मणिपुर में भी हुआ, और एक अलायंस। तीसरा आपको रोकूं, एक बड़ी दिलचस्प खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज में दर्शकों को बता दूं कि कांग्रेस ने 2 एयरक्राफ्ट बुक कर लिए, कलबुर्गी से और एक और जगह से पता चल रहा है ये एयरक्राफ्ट बीदर से ये एयरक्राफ्ट बुक किए गए हैं, और जो विधायक है उनको इन एयरक्राफ्ट में बैठाकर बेंगलुरु ले जाने की तैयारी हो रही है। और बेंगलुरु में
ईगल्टन रिजॉर्ट में ये तमाम विधायक रखे जाएंगे। बड़ा मुझे शक है कि ये बेंगलुरु ले जाए जाएंगे। मुझे लगता है कहीं दूर ऐसी जगह ले जाएंगे जहां फिलहाल पता ना लगे, क्योंकि आमतौर पे होता है कि वो डेस्टिनेशन पता नहीं होता है। लेकिन ये तो राकेश बताएंगे। राकेश, ये तो डेस्टिनेशन भी पता चल गई, ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ये तो अमूमन छुपा के रखा जाता है। देखिए, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर है, और जैसा कि आप जानते हैं सुशांत कि ईगल्टन रिसोर्ट्स वही रिसोर्ट्स है जहां पर गुजरात के विधायकों को यहां पर रखा गया था, और यहां पर जो सूत्र बता रहे हैं कि 100 कमरे बुक किए गए हैं, ताकि जिस तरह से ये लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो लिंगायत जाति से जो विधायक हैं, और 10 विधायकों में से जो अधिकतर विधायक तो लगातार संपर्क में हैं बीजेपी के, उत्पन्न न हो उसको लेकर जो है रिसोर्ट बुक किया गया है। अब भले ही देखिए, विधायक संपर्क में है, लेकिन राकेश आपसे हमारा संपर्क टूट रहा है, तो हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। और कल से कुछ कहूं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं सर, फिर आपको मौका दूंगा। लेकिन कल से पता है सर, कल से लोग कह रहे हैं कि इतने साल पत्रकारिता करता नहीं चैनल से। देखिए, ये जो चर्चा हो रही है उसमें सबसे पहले संजय शर्मा जी ने जो वहां कहा, मुझे उस पर थोड़ा सा एक करेक्टिव देना है कि वो उन्होंने कहा था खरीद फरोख्त, उन्होंने पीयूष गोयल जी का, खजांची, ये सारी चीजें बात कही। मैं इसमें आपको चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूं कि यहाँ कोई खरीद फरोख्त नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अंतरात्मा की आवाज, विवेक, नैतिकता और अनैतिकता का प्रश्न है। मैं एक चीज आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि जो कर्नाटक का चुनाव है, वहां हर जो वहां का लगभग विधायक है उसकी आर्थिक स्थिति विपन्नता की नहीं होती, जो कि उत्तर भारत की होती है। इसलिए वहां पर पैसे का खेल ज्यादा नहीं है, वहां पर नैतिकता का। अब जैसे आपने कई बार कहा लिंगायत और नॉन लिंगायत, ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ये विषय है कि ये जब ये अगेंस्ट द मैंडेट जो उन लोगों को मिला है जनादेश, उस जनादेश का उल्लंघन करके जब आगे जाएंगे तो जो चुने हुए विधायक, एक मिनट अब मैं खत्म होता हूं, जो चुना हुआ विधायक है बंधुआ मजदूर नहीं है, उसको अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी जवाब देना होता है। और यदि वो चाहे, मान लिया चाहे कि मैं इस मैंडेट के खिलाफ हूं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, उसको आप वो एक्सपेल कर सकते हैं पार्टी से, या आप उसको वो कर सकते हैं, उसके मेंबरशिप खत्म करवा सकते हैं। बट दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस विच इज एक्चुअली इज लीगलाइज। अब मैं बात करता हूं जो रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, जिसके आधार पर, और एमएम पुंछी जिसका, अब सिंह साहब पत्रकार हैं लेकिन वकीलों का रोल प्ले करते हैं, तो इन्होंने जितनी विस्तार से अच्छे से चर्चा की, मैं ये कहना चाहता हूं कि उसमें लेट डाउन है कि जो गवर्नर है, गवर्नर अपने विवेक का प्रयोग करेगा, और विवेक का प्रयोग करके वो तय करेगा कि जो वहां पर फ्लोर पे, क्योंकि फ्लोर ऑफ द हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, द एसेंस इज फ्लोर ऑफ द हाउस। अब वहां फ्लोर ऑफ द हाउस में जो भी चीजें होनी है वो एक बहुत सधे हुए व्यक्ति गवर्नर होते हैं, और उनको ये देखना होता है कि वहां पर जो दल इस बात की चिंता कर रहा है या क्लेम कर रहा है कि हम ये महासरकार बनाएंगे और बहुमत सिद्ध करेंगे, उसकी संभावना कितनी है। यदि उससे मेरे पास वक्त हाँ बिल्कुल, धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ, मुझे कोर्ट जाना है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि वहां पर पैसे का खेल नहीं है, नैतिकता और अनैतिकता का खेल। नैतिकता तो इस बात पर भी है कि जो लिंगायत विधायक कांग्रेस की तरफ से जीत कर आए, उनको उनकी लिंगायत कम्युनिटी ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए वोट नहीं किया है। ये भी एक नैतिकता का प्रश्न है। इस पर हम